बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जी दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पैलेंटोलॉजी। हमने तकरीबन इसके 3 से 4 लेक्चर पढ़े और उसमें हमने जाना कि व्हाट इज़ द पैलेंटोलॉजी एंड व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द पैलेंटोलॉजी। अब हम पैलेंटोलॉजी के लास्ट लेक्चर में पैलेंटोलॉजी का ओवरव्यू देखेंगे। ओवरव्यू में जो चंद एक टॉपिक डिस्कस करने वाले रह गए, माइनर टॉपिक्स ऑफ लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। जियोक्रोनोलॉजी, बेसिकली जियोक्रोनोलॉजी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इन केस ऑफ द पैलेंटोलॉजी। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द जियोक्रोनोलॉजी एंड राइट डाउन इट्स मेथड्स इन डिटेल, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, तो परेशान नहीं होना। जियोक्रोनोलॉजी की डेफिनेशन लिख के उसके मेथड्स लिखने हैं। उसके मेथड्स कौन कौन से हैं? कार्बन डेटिंग है, पैलियोमैग्नेटिज्म है, मैग्नीस्ट्रेटोग्राफी है और फिशर ट्रैक डेटिंग है। हम इन टॉपिक्स को एक एक करके देखेंगे। अब इसको जानने से पहले, इनके मेथड से पहले हम ये जान लें कि व्हाट इज़ द जियोक्रोनोलॉजी। जैसा कि क्रोनोलॉजी मैंने आपको आगे भी बताया था, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में क्रोनोलॉजी बेसिकली बोलते हैं तारीख को, पास्ट को, टाइम को, जो पीछे गुजर चुका है। अब अर्थ का जो टाइम पीछे गुजर चुका है, यानी कि अर्थ 4.5 बिलियन ईयर से फॉर्मेशन इसकी हुई है और अब तक का जो टाइम है, ये सेंटर में सारे का सारा टाइम जो गुजर चुका है, इसकी स्टडी करना, दैट इज़ द जियोक्रोनोलॉजी। अर्थ की हिस्ट्री की स्टडी करना, दैट विल बी द जियोक्रोनोलॉजी। अर्थ के फ्यूचर को भी डिस्कस करना, दैट इज़ द जियोक्रोनोलॉजी। अब ये जो जियोक्रोनोलॉजी है, ये अपने अंदर ये कुछ मेथड्स को समो लेती है जो हेल्प आउट करते हैं। अब आप बताओ कि मैन जो कि 2020 में है, ठीक है, ह्यूमन, या फिर 2019 में थे, या फिर 1400 साल पहले थे, इनके पास अरबों साल पहले का इल्म किस तरह से आता है, किस तरह से अर्थ की हिस्ट्री को डिटरमाइन कर लेते हैं। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। आपको पता है कि फॉसिल रिकॉर्ड होते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड की मदद से हमें पता चलता है कि अर्थ इतने साल पुरानी है। अब वो फॉसिल रिकॉर्ड जो है उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं, उन फॉसिल रिकॉर्ड की मेजर के लिए ये मेथड्स होते हैं, दैट विल बी द कार्बन डेटिंग, पैलियोमैग्नेटिज्म एंड सो ऑन। ये मेथड्स फॉसिल रिकॉर्ड की उम्र को मालूम करने में हमारी हेल्प आउट करते हैं और फिर वो फॉसिल रिकॉर्ड की मदद से हम अर्थ की हिस्ट्री तक पहुंचते हैं कि फलां चीज़ इतने 1000 साल पहले या लाखों साल या अरबों या खरबों साल पहले की है। और अब हम इन मेथड्स के बाद देखेंगे फॉसिल्स के फॉसिलाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ द फॉसिल फॉर्मेशन, दैट इज़ द फॉसिलाइजेशन। और फिर फॉसिल्स की टाइप्स, ये मैं डिस्कस नहीं करूँगा, फॉसिलाइजेशन छोटा सा टॉपिक है, ये आप स्टडी कर लीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं हम जियोक्रोनोलॉजी। जियोक्रोनोलॉजी इज़ द हिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स एंड द वोल्केनो। ज़ाहिरी सी बात है, हिस्ट्री ऑफ अर्थ में वोल्केनो भी फॉर्मेशन हुए हैं, हिस्ट्री ऑफ अर्थ में रॉक्स की फॉर्मेशन भी हुई है। अब रॉक्स की फॉर्मेशंस के अंदर फॉसिल्स की फॉर्मेशन हुई है। फॉसिल्स की फॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि फ़लाँ जो ऑर्गेनिज्म है इतनी देर पहले पाया जाता था। जब उसका फॉसिल मिलता है तो उस फॉसिल को डेट देते हैं हम। वो डेट किस तरह से देते हैं, उसके लिए एक वाइबल मेथड कार्बन डेटिंग मेथड है। उसके बाद ये बाकी सारे मेथड हैं। उसके अलावा हम वो फॉसिल जिस रॉक में पाया जाता है, जिस चट्टान में पाया जाता है, हम उस चट्टान को भी डेट कर सकते हैं। उसको हम किस तरह डेट कर सकते हैं, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं कार्बन डेटिंग। दोस्तों, कार्बन डेटिंग जो है ये आप मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हो, एफएससी में आपने थोड़ा सा इसके बारे में इल्म लिया था और बीएससी में भी इसको हम गो थ्रू करते हैं। लेकिन कार्बन डेटिंग आज हम पढ़ेंगे। पैलेंटोलॉजी का जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज़ द कार्बन डेटिंग। सबसे पहले कार्बन डेटिंग है क्या, ये सुनिए। कार्बन डेटिंग बेसिकली इट इज़ द मेथड टू डिटरमाइन द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Carbon dating, it is a method to determine the age of an object on the carbon based material that derived from the living organism.
नहीं समझ आई तो सुने, मैं लिख देता हूं इधर। कार्बन डेटिंग इट इज अ मेथड दैट यूज्ड टू determine the age of object for carbon based material, that is derived from the living organism. तो जियोक्रोनोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ये। इसका मतलब यहाँ पर हम अर्थ के किसी हिस्से के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के पार्ट्स के बारे में हम डेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कि हम फॉसल की डेटिंग नहीं कर रहे, ठीक है, फॉसल की डेटिंग नहीं कर रहे, बल्कि जिसमें फॉसल मौजूद हैं, रॉक्स हैं, उसकी हम क्या कर रहे हैं, डेटिंग कर रहे हैं। सुनिए समझिए ज़रा, हम फॉसल की डेटिंग नहीं कर रहे, हम किसकी डेटिंग कर रहे हैं, रॉक की डेटिंग कर रहे हैं। यानी कि जिस रॉक में जो फॉसल पाया जाता है, ठीक है, फॉसल लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है, अब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद कार्बन बेस्ड मटेरियल, ठीक है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद कार्बन हमें बताता है कि ये रॉक, ये चट्टान कितने हजार साल पहले या कितने लाखों साल पहले ये बनी है। समझ आ रही है कॉन्सेप्ट? अब सबसे पहले ये जान लें कि कार्बन डेटिंग, कार्बन की मदद से डेटिंग करना ऑब्जेक्ट्स की, क्या है, कार्बन की मदद से डेटिंग करना ऑब्जेक्ट की, यानी कि पता चलाना कि कितने साल पुराना है। कार्बन की मदद से डेट करना किसकी, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो मैं आपको फॉर एग्जाम्पल हम रख रहे हैं, वो हम रख लेते हैं कोई भी रॉक रख लेते हैं। अब कार्बन का आपको पता है कि कार्बन के अंदर न्यूट्रॉन कितने होते हैं और प्रोटॉन जी कितने होते हैं। ऑफ कोर्स 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 ही उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। 6 उसके ऊपर या ऊपर वाले न्यूट्रॉन होते हैं, नीचे वाले प्रोटॉन होते हैं। लेकिन ये जो कार्बन मटेरियल है, कार्बन डेटिंग है, इसमें C12 कार्बन इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। ये जो C6 और C6 लिखा है, इसका मतलब होता है C12 कार्बन, ठीक है, C12 कार्बन। लेकिन कार्बन डेटिंग C12 कार्बन से नहीं होती, बिकॉज C12 इज अ स्टेबल कार्बन, ठीक है। ये जो C12 है ये यूज नहीं होता, डू नॉट यूज फॉर द कार्बन डेटिंग। लेकिन ये यूज नहीं होता, क्यों, बिकॉज इट इज अ स्टेबल। तो फिर कौन सा यूज होता होगा, वो यूज होता है C14 कार्बन। कौन सा, C14 कार्बन। C14 कार्बन इज एप्लीकेबल, C14 कार्बन will be used in order to determine to the object of the, ये अनस्टेबल होता है, C14। अब C14 का मतलब क्या, C12 का मतलब था उसमें 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन। अब C14 का मतलब क्या है, इसमें 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। ये चेंज हुआ है, 8 न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि एक ही एलिमेंट की या एक ही एटम की 2 मुख्तलिफ फॉर्म्स हो, उसको बोलते हैं आइसोटोप। 2 or more form of an element it is known as the isotope। जैसे कार्बन है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन एक एलिमेंट है
अब कार्बन की 2 से ज़्यादा फॉर्म हो या 2 फॉर्म हो, दूसरी फॉर्म को हम ट्रीट करते हैं एज अ आइसोटोप। अब ये जो कार्बन था, ये एलिमेंट था, और ये C14 जो है ये है आइसोटोप। आइसोटोप मैंने आपको बताया है, इट इज द अनदर फॉर्म ऑफ ओरिजिनल एलिमेंट। एक ओरिजिनल एलिमेंट की अदर फॉर्म को बोलते हैं जनाबे वाला आइसोटोप। ठीक है। अब C12 जो स्टेबल था, ये तो पता चलता है कि ये फॉर्मेशन होती है इसकी, लेकिन ये जो C14 है, कार्बन 12 से कार्बन 14 किस तरह बनता है? अब नाइट्रोजन का इसमें रोल प्ले है, और इसमें 2 थिंग्स रोल करती हैं, एक नाइट्रोजन और एक कॉस्मिक रेज। क्वेश्चन हमारा है जी, हाउ C14 प्रोड्यूस। C14 किस तरह से प्रोड्यूस होता है? 2 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। एक है कॉस्मिक रेस। ये कॉस्मिक रेस जो होती है ये आती है स्पेस से आने वाली हाईली एनर्जेटिक रेस हैं, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं, इतनी स्पीड से आती हैं जितनी स्पीड लाइट की होती है, और ये कॉस्मिक रेस आकर टकराती हैं N14 के साथ। यू नो द न्यूट्रॉन नंबर ऑफ द नाइट्रोजन इज द 14। अब ये जो कॉस्मिक रेस हैं ये हिट करती हैं यहाँ पर मौजूद नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन के पास प्रोटॉन होते हैं 14। अब ये जो नाइट्रोजन है 14, इसमें से 2 न्यूट्रॉन या 1 न्यूट्रॉन निकलता है। ठीक है। जब यहाँ पर कॉस्मिक रेज आती हैं तो ये N14 चेंज हो जाता है N12 में। ठीक है, N12 में, और जो यहाँ से 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, इसका मतलब 2 न्यूट्रॉन रिलीज, यहाँ से 2 न्यूट्रॉन निकले, ये 2 न्यूट्रॉन ऐड हो जाते हैं किसमें? C12 में। किसमें? C12 में। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये C12 कार्बन था। ठीक है, C12 कार्बन था, और C12 कार्बन में जब 2 ये वाले न्यूट्रॉन ऐड होंगे तो उससे क्या बनेगा? C14 कार्बन, बिकॉज दिस C14 हैविंग द कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस वन, 8 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन। सही। या फिर दूसरा जो तरीका है वो ये है कि N14 N निकल जाता है, वहाँ से न्यूट्रॉन निकल जाता है कॉस्मिक रेस की वजह से, और न्यूट्रॉन के ज़रिए से ऐड कर दिया जाता है कार्बन। दूसरा तरीका क्या है? N14 की डायरेक्टली C14 में चेंजिंग। ठीक है, N14 की डायरेक्टली चेंज हो जाना C14 में। तो ये जो C14 है, सुनिए, ये C14 रैपिडली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक फिक्रा लिखता हूँ कि ये जो C14 था, हमने पढ़ा, ये रैपिडली ऑक्सीडाइज हो जाता है। रैपिडली ऑक्सीडाइज का मतलब क्या? इसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का आपको मतलब पता है ना, कि इसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो जाती है। कार्बन 14 हो, कार्बन 13 हो, 12 हो, कोई भी कार्बन हो, उस कार्बन में जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल इसी तरह कार्बन के साथ ऑक्सीजन बनकर ये बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड। आप ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं प्लांट्स। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये असिमिलेट हो जाती है, असिमिलेशन बाय प्लांट्स। अब जब प्लांट्स इनको ले लेते हैं तो प्लांट्स को कौन खाता है? एनिमल्स। और एनिमल्स जब डाई ऑफ हो जाते हैं, ठीक है, डाई ऑफ हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो उनमें जनाबे वाला C14 भी रुक जाता है। C14 की एक्सचेंज रुक जाती है और C14 सारे का सारा किस में रह जाता है?
उस डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। अब वो डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी में C14 मौजूद, अब वो डेड ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व है रॉक्स में। अब उस डेड ऑर्गेनिजम्स का जो C14 है उसका रेडियो एक्टिव डिके बोलते हैं, ठीक है, सुनिएगा जरा। अब C14 जो कि प्रिजर्व है रॉक्स में, उसका C14 कंटेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी डिकेइंग होती रहती है, उसको बोलते हैं रेडियोमेट्रिक डिके। अब रेडियो कार्बन की यानी कार्बन 14 की डिकेइंग होना विद द पैसेज ऑफ टाइम और इसकी कंटिन्यूस डिकेइंग हो जाना, इस प्रोसेस से हम बैक एंड बैक जा सकते हैं और हम फाउंड कर सकते हैं रॉक्स की फॉर्मेशन की डेट, हम फाउंड कर सकते हैं फॉसिल फॉर्मेशन की डेट। लेकिन यहाँ पर कार्बन जो डेटिंग है ये सिर्फ और सिर्फ 60,000 ईयर्स तक हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, 60,000 ईयर्स तक ये एप्लीकेबल है। इसके बाद कार्बन डेटिंग जो है, इस प्रोसेस को हम फर्दर इससे पीछे जाकर इस्तेमाल है गैस प्रोपोर्शनल काउंटिंग। अब गैस प्रोपोर्शनल काउंटिंग में क्या होता है? गैस प्रोपोर्शनल काउंटिंग में सैंपल लिया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी फॉसिल है वो हमारा सैंपल, अब उस सैंपल में मौजूद है कार्बन 14 कंटेंट। क्या है? कार्बन 14 कंटेंट। उस कार्बन 14 कंटेंट की हो गई है डिके। क्या हो गई है? डिके। जब से वो मौजूद है उसका आहिस्ता आहिस्ता डिके हुआ है। याद रखिएगा, यहाँ पर एक बात नोट कर लें कि जो कार्बन की डिकेइंग है, C14 की जो डिकेइंग है, जो हाफ लाइफ है वो है तकरीबन 5730 ईयर्स, 5730 ईयर्स, यानी कि आफ्टर द पैसेज ऑफ 5730 ईयर्स द कार्बन 14 कंटेंट रिमेन्स हाफ इन द ऑर्गेनिज्म। एक कार्बन अपना हाफ लॉस्ट कर देता है आफ्टर द पैसेज ऑफ द 5730 ईयर्स। तो इसमें सैंपल लिया, सबसे पहले हमने सैंपल लिया, यानी कि वो सैंपल कौन सा था? फॉसिल था। अब उस फॉसिल में हमने क्या करना था? कार्बन 14 कंटेंट को मालूम करना था, बिकॉज दिस सैंपल हैविंग द कार्बन 14 कंटेंट। अब इस कार्बन 14 कंटेंट को और कार्बन 14 को हमने कन्वर्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ठीक है। कार्बन 14 कंटेंट लिया किसमें से? सैंपल में से, और इसको कन्वर्ट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जब कन्वर्ट किया तो यहाँ पर मौजूद जो कार्बन था इसको मेजर कर लिया गया कि कितना रेडियो एक्टिव कार्बन या कितना C14 कार्बन सैंपल में मौजूद है। अब जितना सैंपल में कार्बन मौजूद था उसको कंपैरिजन करवाया जाता है अगेंस्ट द IURS, ठीक है। द प्रेजेंट अमाउंट ऑफ द कार्बन 14 विल बी कंपेयर्ड विद द IURS। IURS क्या होता है? IURS होता है इंटरनेशनल यूज्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड। IURS है इंटरनेशनल यूज्ड स्टैंडर्ड रेफरेंस। अब इसके साथ कंपैरिजन करवा कर C14 कंटेंट हम मेजर कर सकते हैं कि ये रॉक या ये फॉसिल कितने साल पुराना है। दूसरा प्रिंसिपल है हमारा लिक्विड काइंटिलेशन काउंटिंग, और इसको हम काइंटिलेटर प्रोपोर्शनल काउंटिंग भी बोलते हैं। ये दो चीज़। व्हाट इज द बेसिकली principle states, this principle states that the sample we take in the liquid form, सुनिएगा, तो sample we take in the liquid form and this sample having the scintillator mean a fluorescent material. This fluorescent material when added to the sample, when added to the fossil, it makes a flash of light. When it makes a flash of light, it means when count is made.
नहीं समझ आई तो लिखता हूँ, इसके जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जो सैंपल है हमारा, ठीक है, सैंपल जो है इसको लिक्विड फॉर्म में लिया जाता है। लिक्विड फॉर्म में सैंपल को लेकर इसमें जनाबे वाला ऐड किया जाता है काइंटिलेटर, इसमें ऐड कर दिया जाता है काइंटिलेटर। अब ये जो काइंटिलेटर बेसिकली ये क्या बोला है, काइंटिलेटर है अ फ्लोरेसेंट मटेरियल। फ्लोरेसेंट का पता है ना, फ्लोरेसेंट मटेरियल। ये फ्लोरेसेंट मटेरियल जो है जब इस सैंपल में ऐड होता है तो ये सैंपल में ऐड होने के बाद बीटा पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है। समझ आई? ये जो सैंपल है चाहे ये लिक्विड फॉर्म में है, इसके पास क्या मौजूद है, इसके पास मौजूद है कार्बन 14। अब ये कार्बन 14 की जब डिके होगी, सुनिएगा जरा, कार्बन 14 की डिकेइंग होगी तो जनाबे वाला ये अमिट करेगा बीटा पार्टिकल्स, ठीक है, ये बीटा पार्टिकल्स को एमिट करता है। जब बीटा पार्टिकल्स को अमिट करेगा, ये बीटा पार्टिकल्स इंटरेक्ट करेंगे इस काइंटिलेटर के साथ। जब ये बीटा पार्टिकल इस काइंटिलेटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो एक फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगा। ये बीटा पार्टिकल जब इंटरेक्ट करेंगे काइंटिलेटर के साथ, ये है भाई इंटरेक्शन, ठीक है। जरा भाई श्योर है, लेकिन आपने भाई तवज्जो नहीं देनी। इधर देखिएगा कि बीटा पार्टिकल्स व्हेन इंटरेक्ट विद द काइंटिलेटर देन अ फ्लैश ऑफ लाइट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, प्रोड्यूसेस अ फ्लैश ऑफ लाइट, फ्लैश ऑफ लाइट। अब ये जो फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होता है ना, बेसिकली दैट इज मेड अ काउंट, ठीक। ये जो फ्लैश है ये क्या करता है, इसको गुजारा जाता है बिटवीन द टू फोटो मल्टीप्लायर्स। टू फोटो मल्टीप्लायर, ये फोटो मल्टीप्लायर क्या बोला? फोटो मल्टीप्लायर बेसिकली रॉड्स होते हैं, उन रॉड्स के दरमियान में से गुजारा जाता है किसको, इस सैंपल को। अब जब ये बिटवीन द फोटो मल्टीप्लायर्स गुजारा जाता है तो काउंट बनता है, ठीक है, काउंट बनता है। तो इस तरह से एक काउंट को हम काउंट करते हैं, फिर दूसरा काउंट, तीसरा एंड सो ऑन। इस तरह हमें पता चलता है कि एज ऑफ द ऑब्जेक्ट हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। ये थर्ड प्रिंसिपल है एक्सेलरेटर मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, AMS। AMS हमें किस तरह से हेल्प आउट करता है कि हम किसी भी मटेरियल की डेटिंग करें, ठीक। ये बहुत आसान मेथड, बहुत रीसेंट मेथड और ये बहुत जामे मेथड है और सबसे इस्तेमाल होने वाला जो मेथड है अब के दौर में वो है AMS, एक्सेलरेटर मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। यहाँ पर बीटा पार्टिकल्स को काउंट नहीं किया जाता। यहाँ पर जो पीछे हमने प्रिंसिपल्स पढ़े उनसे ज़रा काम डिफरेंट। यहाँ पर क्या होता है, सीधा सीधा काम होता है, हम सैंपल लेते हैं, सैंपल में मौजूद होते हैं कार्बन 14 कंटेंट और इसको हम कंपेयर करवा देते हैं कार्बन कंटेंट के साथ। ये कार्बन कौन सा, कार्बन 12, और कार्बन 12 और कार्बन 14 की रेशो जो होती है ऑर्गेनिजम्स में वो तकरीबन एक स्टैंडर्ड के मुताबिक इक्वल होती है। अब कार्बन 14 जितना कम होगा वो, उसका मतलब है कार्बन 14 जितना कम होगा उसका मतलब है कि उतनी ज़्यादा इसकी डिकेशन हुई, उतना ज़्यादा ये डिके हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल कार्बन 14 क्या है, 15 है और यहाँ पर मौजूद कार्बन 12 है जो 13 है, तो इसका मतलब ये है कि कार्बन 15 जो है वो, कार्बन 14 जो है वो हाफ है। अगर यहाँ पर कार्बन 14 15 की बजाय 7 है तो इसका मतलब है कि ये कार्बन इसकी निस्बत क्वार्टर है, फोर्थ हिस्सा इसका जो है वो डाउन है। तो इनका डायरेक्टली कंपैरिजन कर लिया जाता है
कार्बन 12 यानी कि स्टेबल कार्बन से जितना प्रोपोर्शन कम होता है उसका मतलब ये होता है कि उसकी उतनी ज़्यादा डिकेशन होती है कार्बन 14 की। तो ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल था कार्बन डेटिंग। सही हो गया। अब कार्बन डेटिंग के फाउंडर कौन है? What is the discoverer of the carbon dating, radiometric dating? The discovering of the carbon dating is the Mr. Libby। ठीक है, कार्बन डेटिंग को जो डिस्कवर किया है वो है मिस्टर लिबी। मिस्टर लिबी बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का स्टूडेंट था और प्रोफेसर था बल्कि, और इसने 1940 में इसको डिस्कवर किया कार्बन डेटिंग को, और 1960 में इसको नोबेल प्राइज मिला। इसको नोबेल प्राइज मिला कार्बन डेटिंग पे काम करने के लिए। तो ये था जनाब वाला हमारा कार्बन डेटिंग। अब हम देखेंगे कि पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है। इसको मैं सिर्फ डिफाइन करूंगा इन टर्म्स को, और एक्सप्लेनेशन इनकी थोड़ी सी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। आपके पास नोट्स हैं, कोई हाफ पेज भी नहीं बनता। आप इसको ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, आसान। तो पैलियोमैग्नेटिज्म क्या चीज़ है? पैलियोमैग्नेटिज्म बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की हिस्ट्री को स्टडी करना, उन रिकॉर्ड्स को देखना, उसको स्टडी करना, वो है पैलियोमैग्नेटिज्म। और ये रिकॉर्ड जो है ये हमें हेल्प आउट करता है कि फ्यूचर में पास्ट में अर्थ किस तरह की थी। बेसिकली ये पैलियोमैग्नेटिज्म जो है इट प्रोवाइड्स अ साइंटिफिक अप्रूवल फॉर द कॉन्टिनेंशियल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, फॉर द लैंड ब्रिजेस। ये बताती है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा चेंज था पहले, अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और है। इसका मतलब ये कि देयर विल बी सम मूवमेंट बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स, कि कॉन्टिनेंट्स में हिलजुल हुई है, इनकी मूवमेंट हुई है, इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की है। और ये पैलियोमैग्नेटिज्म बेसिकली सिंपल केस है। मैग्नी स्ट्रैटोग्राफी। मैग्नी स्ट्रैटोग्राफी क्या है? मैग्नी स्ट्रैटोग्राफी बोलते हैं बेसिकली द रिवर्सल ऑफ समथिंग। मैग्नी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। किसका मैग्नेटिक फील्ड? अर्थ का मैग्नेटिक। अब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नी और स्ट्रैटोग्राफी का मतलब रिवर्सल। अब सिंपल बात है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड अब जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको स्टडी करना, और फिर जो रिमोट पास्ट रॉक्स मिलती हैं, रॉक्स में मौजूद है मिनरल्स। क्या? मिनरल्स का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। उस मिनरल्स के साथ जब इस अर्थ की हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो मिनरल्स अब उस जगह पर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर जो उसके साथ कॉन्टिनेंट्स थे वो वहाँ से मूव कर। तो ये मैग्नी स्ट्रैटोग्राफी बेसिकली इट इज अ स्टडी of the reversal of the Earth's magnetic field, which helps us to determine that there will be a continental drift takes place. अब है फिशन ट्रैक डेटिंग। फिशन किसको बोलते हैं? फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या मतलब होता है इसका? ब्रेक डाउन। फिशन का मतलब ब्रेक, और ट्रैक का मतलब क्या होता है? रास्ता, ट्रायल, ट्रैल। ठीक है, ट्रैक फ्रॉम द ट्रैल। अब इन ट्रैल का क्या मतलब और फिशन का क्या मतलब? जिस तरह हमने कार्बन में, रेडियो कार्बन में C14 पढ़ा था कि C14 डिके होता रहता है, तो इसी तरह फिशन में ब्रेकडाउन होती रहती है। किसकी ब्रेकडाउन होती रहती है? एक फॉर एग्जांपल यूरेनियम है, आइसोटोप है। अब ये यूरेनियम जो है इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है ब्रोमेनियम में और क्रिप्टॉन में। इनकी ब्रेकडाउन हो जाना, ठीक है, समझो, इनकी ब्रेकडाउन हो जाना, यूरेनियम की ब्रेकडाउन हो जाना, दैट विल बी द फिशन। एक चीज। उसके बाद ट्रैक का मतलब क्या? कि एक ट्रैक का दो हिस्सों में तब्दील हो जाना। यहाँ पर एक ट्रैक था, यहाँ पर दो हिस्सों में इसका तब्दील हो जाना, और फिर फिशन होते होते उनकी फ्रैगमेंट्स में फिशन होना,
आप उस ट्रैक की तरफ पहुंचना, इन छोटे फ्रैगमेंट्स को इकट्ठा करते करते एक ट्रैक की तरफ पहुंचना, तो इससे भी हमें डेटिंग में मदद मिलती है। दैट विल बी द फिशिंग ट्रैक टिप।